मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के 4 दिन बीत चुके हैं, 5 बैठकें और होनी है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि सत्र के पहले चरण में कौन भारी पड़ा। वजह है, विपक्ष ने सरकार को जोरदार तरीके से घेरने की तैयारी कर रखी थी। ऐलान ये था कि सरकार को हर मोर्चे पर फेल साबित किया जाए। वहीं सत्ता पक्ष ने भी पलटवार में कोई कसर बकाया नहीं रखी थी। अब बात सदन के संग्राम की करें तो पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया। अभिभाषण में दावा किया गया कि सरकार पीएम मोदी के संकल्प ज्ञान पर आगे बढ़ रही है। सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायक काला नकाब लगाकर आए। कहा, सरकार जनता से जुड़े सवालों से मुंह चुरा रही है। विपक्ष ने सदन के साथ सड़क पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। मास्क पहन के आए ताकि सरकार जिस प्रकार से मुंह छुपाती है, घबराती है सवालों से, करोड़ों का घोटाला उससे डर रही है। दूसरा दिन बजट के सत्र के दूसरे दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें जीडीपी में 11.05% के इजाफे का दावा किया गया। बजट के सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के विधायक टोकरी में प्लास्टिक के सांप लेकर पहुंचे। आरोप लगाया कि सरकार नौकरियों पर कुंडली मारकर बैठी है। सत्र के दूसरे दिन भी पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार देखने को मिली। विपक्ष में है तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सांपनाथ की तरह हो गई है, जो प्रदेश के युवाओं को डस रही है। प्रदेश के युवाओं को नौकरी के लिए कोई भविष्य नहीं है इस प्रदेश के अंदर। तीसरा दिन बजट सत्र के तीसरे दिन सरकार ने 4,21,000 करोड़ का बजट पेश किया। बजट को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। जैसा मोदी जी ने कहा कि 4 जातियां उन्होंने चिन्हित की, उसको ज्ञान के रूप में उन्होंने कहा कि ज्ञान हमारा GYAN, तो गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति, मतलब कोशिश हमारी भी इस बजट में रही कि सर्वस्पर्शी बजट हो। लाभ का कोई बजट नहीं, पुराने आंकड़े गिनाए गए और मैं समझता हूं कि कर्ज को लेके स्थिति सरकार ने कोई स्पष्ट नहीं करी। राजकोषीय घाटा को लेके युवा देखते रहे, प्रदेश के युवा कि हमें नौकरियों के नए रास्ते खुलेंगे, उसके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बजट के अंदर। चौथा दिन बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 2003 से 2025 के बीच के विकास का अंतर आंकड़ों के जरिए बताकर विपक्ष को निरुत्तर करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा, 2003 से 4 में मध्य प्रदेश का बजट 20,000 करोड़ का था, जो आज 21 गुना बढ़कर 4,21,000 करोड़ का हो गया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, अधोसंरचना, उद्योग के क्षेत्र में हुई प्रगति के सिलसिलेवार आंकड़े सदन में पेश किए। हालांकि विपक्ष ने इन आंकड़ों को कागजी साबित करने में कोई कसर बकाया नहीं रखी। हमारी औद्योगिक विकास दर कांग्रेस के शासनकाल में 0.016 थी, तो इसका मतलब है कि वो औद्योगिक विकास दर एक तरह से माइनस में थी और आज हमारी 24% औद्योगिक विकास दर है। ये अपने आप में सबके सामने है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी हमारी लगभग 11% के आसपास जा रही है। 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा उनके टाइम था, आज 56 लाख तो हो गया और 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो ये विकास के पैमाने हैं जिस पे हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। कुल बजट 1956 से लगा के 2003 तक इनका बजट 23,000 करोड़ का था और आज की स्थिति में हम 4,21,000 करोड़ का बजट हम लेकर सबके सामने आए। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि आखिरकार सरकार कांग्रेस ने क्या किया। मुख्यमंत्री जी अब जो बोल रहे थे, जो अच्छा था, जो हो रहा वो अच्छा, हम तो गीता के पाठ की तरह सुन रहे थे उनका। लेकिन आप सच्चाई से दूर था और आज भी परेशान है, चाहे किसान है, युवा हो, चाहे उद्यमी हो। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के सवालों का जवाब प्रमाण के साथ नहीं दे पाए। कुल मिलाकर देखें तो अब तक विपक्ष सदन में कोई ऐसा बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर सका है जिससे सरकार घिरती दिखे। विपक्ष की सक्रियता सांकेतिक प्रदर्शनों तक ही दिखी है। अब देखना यह है कि सत्र की अगली बैठकों में कौन किस पर भारी पड़ता है और किसकी रणनीति काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। कौन किस पर भारी? जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के 4 दिन बीत चुके हैं।
अवकाश के बाद 5 बैठकें होनी है। सदन में सियासी संग्राम नजर आया, विपक्ष के तीखे तेवर नजर आए, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी तगड़ा पलटवार किया। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, बजट पेश हुआ, विपक्ष आक्रामक मूड में भी नजर आया। तो राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में पलटवार किए और जवाब दिया। अब आगे 5 बैठकें होनी है, सदन में किस तरह की तैयारी रहेगी दोनों ही राजनीतिक दलों की, और अब तक कौन किस पर भारी पड़ा, चर्चा आज इसी पर जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। बजट सत्र का पहला चरण किसके हिस्से रहा सियासी रण? क्या औपचारिक विरोध तक नहीं सिमटा रहा विपक्ष? क्या सदन में विपक्ष पर भारी पड़ गया सत्ता पक्ष? आगे के संग्राम के लिए किसके तरकश में कौन से तीर? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आप ही से करना चाहूंगी। पहला चरण हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अवकाश आ गया था, बची हुई 5 बैठकें अवकाश के बाद होंगी। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, बजट लेकर आई सरकार, विपक्ष का आक्रामक मूड भी नजर आया। 4 दिनों का एनालिसिस करें तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने ये बहुत अच्छी बात की कि पहले चरण का एनालिसिस करें। अब ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे देश में चुनाव होते हैं ना, 3-4 चरणों में चुनाव। अब वैसे बैठ के हो रही विधानसभा की कि 4 दिन अभी लगा लिए, फिर 4 दिन बाद लगा लिया। कायदे से विपक्ष का विरोध उसी दिन शुरू हो जाना चाहिए था जब 8-8, 9-9 दिन की ही कुल बैठकें होनी, तो वो एक साथ हो जाए ना। वो सबको पता था कि होली की छुट्टी आने वाली, तो आपने क्यों 4 बैठक पहले रखी और 4 बैठक बाद में रखी? इसमें सरकार ने अपना काम कर दिया। अब आप चले गए अपने घर, वो चले गए अपने घर, आप वापस आके बैठ जाएंगे, आप 4 में से 2 दिन बैठ जाएंगे, सत्र समाप्त हो जाएगा। बैठकें ज्यादा से ज्यादा हो, इस बात की चिंता होनी चाहिए, और इस बात की चिंता सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष को करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष तो चाहती है कि बैठ के कम हो हल्ला हो जाए और अपना काम करें, बजट पेश करें और चलते बने। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण, और ये विधानसभा का जो सत्र होता है, एक एक दिन की कार्रवाई पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और उसको यदि आप ऐसे जाया करते हैं कि 4 दिन अभी लगा ले, 4 दिन बाद में लगा ले, तो ये एक परंपरा भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरी एक बात यह है कि ये बात अपनी जगह सही है, विपक्ष ने कोशिश जरूर की कि सरकार को घेरने की, और इस समय तो विपक्ष के पास सरकार को घेरने के अनगिनत मुद्दे। बिल्कुल, आप चाहें तो सरकार का जीना हराम कर दें। अब उमंग सिंगार या हेमंत कटारे नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष जब सरकार को घेरने की बात करते हैं, जब ज़्यादा उन पर हमले करते हैं, तो सरकार एक पुरानी कोई चिट्ठी ले आती, चुप हो जाते हैं। उनके कोई पुराने मामले ले आते हैं तो चुप हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि मैं विपक्ष के विरोध पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप में वो नैतिक बल होना चाहिए, वो ईमानदारी आपके चरित्र में होनी चाहिए कि सरकार तो क्या, ये तो घुटने पे जाए, यदि आप अपने आप उस दमदारी के साथ आप अपनी आवाज को बुलंद करें। उसके लिए आपको अपने आप में ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। जब आप खुद आरोपों में घिरे रहते हैं तो आप सरकार को नहीं घेर सकते, और सरकार ने यही किया। मोहन यादव आए और उन्होंने तमाम तरह की बातें कर दी, और उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक बजट, और अभी तक का इतना बड़ा कोई बजट पेश नहीं हुआ, और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कंपैरिजन हो गया पूरा, कंपैरिजन हो गया पूरा का पूरा। तो ये मौके चाहिए, विपक्ष भी इन सत्ता पक्ष को ना दे, और सत्ता पक्ष को चैलेंज करना, सत्ता पक्ष को आरोपों में कटघरे में खड़ा करना इस समय बहुत आसान है विपक्ष के लिए। होना यही चाहिए कि पूरी दमदारी के साथ विपक्ष खड़ा हो जाए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो पेरेंटल विहीन विपक्ष है, मतलब कोई इनका पालक ढंग का नहीं है, अभी बच्चों का विपक्ष है। मान लो उमंग सिंगार और हेमंत कटारे कोई मुद्दा उठाते हैं, तो जो कांग्रेस के वरिष्ठतम जो नेता है, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कमलनाथ जी हो, उनका पूरा सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता। तो ऐसा लगता है कि ये आवाज अलग है, तो जब तक ये यूनाइट स्वर सुनाई नहीं देंगे किसी भी मसले को लेकर, और ये को जरूरी नहीं कि सदन में सुनाई दे, ये सड़क पे भी आप सुना सकते हैं, ये मैसेज आपके पास जाए कि कांग्रेस इस मामले में ऊपर से लेके नीचे तक एक है। ये जो बिखरी जब आवाज उठती है ना, तो फिर वो आवाज भी बिखर जाती है, इसमें दम नहीं रहता। इस पर जवाब ले लेते पवन जी से। पवन जी, 4 दिन में आक्रामक मूड नजर आया, आगे की क्या तैयारी, बजट पर भी चर्चा होनी है, और जिस तरह की बात योगीराज जी ने कही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, योगीराज जी अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योगीराज जी
वो बाकी सब चीजें भी अच्छी तरह से पता है। ऐसा नहीं है कि खाली बच्चे लोग आवाज उठा रहे हैं, बुजुर्गों का उन लोग का आशीर्वाद मिला हुआ है उनके। भाई जब वो कोई आवाज उठाते हैं, कोई बात करते हैं तो सबके संज्ञान में आती है, इसके बाद बात उठाते हैं। तो सबका वो है, ठीक है। अगर ऐसा बोल रहे हैं, कहीं पे ऐसा कमी लग रही होगी तो मुझे लगता है कि ठीक है, उसको और आत्मसात करके और अच्छे से उसको उठाने का प्रयास करना चाहिए। अब ये सदन के सत्र अगर भारतीय जनता पार्टी छोटे करते जा रही है, ये अपना इतने लाख करोड़ का बजट पेश कर दिया, उसमें अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं। तो हम कहते हैं बजट के सत्र पहले कितने हुआ करते थे, अब कितने दिन के बजट सत्र होते हैं, बता दीजिए। पहले नॉर्मल सदन कितने दिन का चलता था, अब सदन कितने दिन चलती है उसका भी तुलना कर ले। पहले कर्जा कितना था, अब कर्जा कितना, उसका तुलना कर ले। पहले जनसंख्या कितनी थी, अब जनसंख्या कितनी, इसका तुलना कर ले। तो भारतीय जनता पार्टी है, ये पैमाने अजीब टाइप के पैमाने लेके आते हैं। इनके थिंक टैंक पूरा जो पैसे इतने हैं, चाहे कोरोना में जो जमा करवाया, सब पैसे को खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो सब लगे रहते हैं कि कौन सा सफूका निकाल के लाया जाए कि ताकि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकने का प्रयास करें। ये नहीं बताएंगे कि हम इस बजट में 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ उसका ब्याज देने के लिए हमने प्रावधान रखा है। ये नहीं बताएंगे कि हमने जुमलेबाजी की है। ये नहीं बताएंगे कि हमने लाडली बहना के साथ धोखा दिया है, लाडली बहना का बजट काट दिया है और लाडली बहना करते थे उसको दूसरी स्कीम से जोड़ रहे हैं। तो समझते हैं इस बात की, तो हर वर्ग से धोखा दिया इन्होंने। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको ठगने का प्रयास न किया हो। और सही बात भी, क्यों ठगेंगे? सिंपल सी बात है, जब किसी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में डर रहता है कि हम 5 साल बाद जाएंगे तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, यही होता है ना। इसी डर के कारण वो काम करते हैं जो कहते हैं। इनको डर तो है ही नहीं किसी चीज का। जी लगता है पवन जी का संपर्क टूट गया। ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ। जितनी बात उन्होंने कही। अजय जी। जी प्रशिता जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की योगी राज जी ने एलोबरेट किया कि मध्य प्रदेश का आज का जो विपक्ष है वो पालक विहीन है। मुझे लगता है ये पालक विहीन की जगह ये विपक्ष को अगर हम ये सही संज्ञा दें कि ये नेतृत्व विहीन है। क्योंकि देखिए, पहले मूल प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा का सत्र चल रहा है और विपक्ष के प्रमुख नेता यदि उन चर्चाओं में भाग लेने से अधिक सड़क पर हंगामा करने में विश्वास रखते हैं और फिर सड़क में भी हंगामा और सदन में भी हंगामा, या जिनका चाल चरित्र और चेहरा बन गया है, वो विपक्ष मध्य प्रदेश का सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं सकता। और ये पहला सत्र नहीं है। हमने 2000 ये सत्रों का टाइमिंग गिना रहे थे, हमने सत्रों की प्रोडक्टिविटी भी दी थी। जिस दिन सत्र शुरू हुआ था उस दिन एक प्रोडक्टिविटी का भी आंकड़ा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखा था। कमलनाथ जी की सरकार के समय में 5 दिन सदन चला है, 3 दिन सदन चला है, लेकिन उससे सदन में प्रोडक्टिविटी कितनी थी, कितने वर्किंग आवर्स सदन ने चर्चा की है, कितने बिल पास किए, कितने प्रश्नों का उत्तर मिला है, कितने पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स लगे, इन सभी से सदन का मुझे लगता है कि कार्यक्षमता को पता किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न कि मध्य प्रदेश के विपक्ष, जैसा कि पवन जी कह रहे कि मध्य प्रदेश का विपक्ष तो हमेशा मुद्दे उठाता रहता, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता कभी उनके साथ में नहीं खड़े होती। तो मध्य प्रदेश के विपक्ष ने, जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस ने, एक ऐसा कांग्रेस मुद्दा बता दे जिसने कांग्रेस ने यदि उसको शुरुआत में उठाया है तो अंतोगत्वा तक के उस मुद्दे के साथ में कांग्रेस खड़ी थी। हमने ऐसे अनेक प्रश्नों के उदाहरण मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखे हैं। इन्होंने नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठाया, क्या हुआ उसके जब हमने 60 मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखे, ऑनरेबल हाईकोर्ट में रखे, कांग्रेस भाग गई। ये सौरभ शर्मा वाला मैटर इन्होंने रखा, चर्चा करने का विषय है, लेकिन जब हम प्रश्नों के उत्तर लेके खड़े होते हैं कांग्रेस भाग जाती है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है, उसके पास ना नेतृत्व है, ना उसके पास में मध्य प्रदेश की जनता के लिए कोई एक विजन है। हमने हमेशा से सशक्त विपक्ष से ये आह्वान किया और ये आग्रह भी किया कि मध्य प्रदेश के विकास में विपक्ष की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। आप सरकार को अच्छे सुझाव दे सकते हैं। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का जब बजट आया तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सदन के माध्यम से जब इस विषय को रखा कि एक निश्चित रूप से मध्य प्रदेश 2003-04 में जब जहां कांग्रेस छोड़ के गई थी और आज 2025 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 वर्षों में हमने क्या बदल किया है। तो यही विपक्ष को भी बताने की आवश्यकता है कि 20 वर्षों में मध्य प्रदेश के विपक्ष ने क्या किया है। यदि मध्य प्रदेश की जनता को आप ये नहीं बताएंगे तो अगले 20 वर्षों तक क्या आपको फिर से मध्य प्रदेश की जनता विपक्ष में बिठाने का काम करेगी? पवन, आपके नेतृत्व से आप लोगों को आग्रह सदन में सांप लेकर जा रहे हैं, पोटली लेकर जा रहे हैं, तमाम मुद्दे सांकेतिक रूप से उठाए जा रहे हैं और वो तो ये कह रहे हैं कि आप चर्चा से बचना चाहते हैं, इसलिए आप देखो आप छोटी करते जा रहे हैं। और क्या करें? कौन बचना चाहता है? ये दिखता है कि मध्य प्रदेश के विपक्ष के जो विधायक गण हैं, उन विधायक गणों के आप प्रश्न देख लीजिए, उन चर्चा देख लेंगे तो ये चर्चा नाकाफी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक ऐसा नकारा विपक्ष हो गई है जिसको सिर्फ सदन में भी हंगामा करना है, सड़क पर भी हंगामा करना है और सिर्फ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए
कभी गले में ठीक है, पाँव इसका डाल रहे जवाब हैं, ले लेते कभी- हूँ मैं पवन जी का। ये जो मुद्दे तो तमाम है, लेकिन कितनी मजबूती के साथ विपक्ष उठा पा रहा है सदन के अंदर, बाहर तो नजर आ रहा है हल्ला। हम ये पूछना चाहते हैं कि बड़ा सवाल कैसे खड़े, मुद्दा कैसे उठाएं, मतलब क्या करे आदमी बताइए ना, या शीर्षासन करते हुए मुद्दा उठाएं। ये बड़ी बड़ी बतौलेबाजी कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप यही करते, आप हंगामा करते हो और ये कारण एक देते हैं सत्र की अवधि छोटी होने का, कि जितने दिन सत्र चलेगा उतने दिन आप हंगामा करेंगे। अब हम कहेंगे कि आप नौकरी पे चर्चा करिए और ये चर्चा कर लेंगे तो हम हंगामा करेंगे। हम बोलेंगे, हमने बोला कि आपने बोला था कि 3,000 रुपए हम लाडली बहना को देंगे और ये देने लगेंगे तो हम चर्चा करें, हम तो हंगामा करेंगे। ये तमाशाबीन लोग हैं, इन लोग का कोई मतलब नहीं। सरोकार इन्होंने क्या किया है, ये बड़ी कांग्रेस की बात करते, इतने कांग्रेस के लोगों को जुड़ा करके कांग्रेस युक्त भाजपा बना करके उसके दम पे सरकार चला रहे हैं। ये बता दे एक शब्द में जवाब यही बता दे, मुख्य चुनाव आयुक्त का कैसे आपने गठन कर लिया, कैसे उस कमेटी में क्या कर लिया, कैसे जब 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी तो 17 तारीख को क्यों आधी रात में आपने उसका नियुक्त कर दिया मुख्य चुनाव आयुक्त। तो अब ये जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने हिसाब से कर दिए हैं, अब करते रहे। चाहे लाडली बहना को इन्होंने बोला था ना, शिवराज सिंह चौहान इन्हीं के मुख्यमंत्री थे ना, 3,000 रुपए बहना लाडली बहना को देने के लिए बोला था। अब 3,000 लाडली बहना को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बोल रहे हैं अपना रिपोर्ट कार्ड, हम अभी इनका रिपोर्ट कार्ड फाइल कर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी बातें की थी, ये बोल रहे कि इनके मंत्रियों ने नहीं बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहां दिया 2 करोड़ रोजगार? ये बोल रहे हैं, फार्मूला फिट करके बोल रहे हैं पकौड़े तलने को रोजगार के संज्ञान में डालते जा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इन्होंने हर बार को ठगने का प्रयास किया है। बजट पे भी तो कह रहे हैं सीएम जवाब दे रहे कि किस गुना बढ़ गया है, कंपैरिजन किया जा रहा है विकास का हर मोर्चे पर। कंपैरिजन वही तो हम जानना चाह रहे हैं ना। पेट्रोल का रेट पहले क्या था, अभी क्या रेट है? खाने के तेल का रेट पहले क्या था, अभी क्या है? वही तो कंपैरिजन करें ना। पहले भुखमरी के पायदान में पहले कौन से नंबर पे थे, अभी कौन से नंबर में है? आर्थिक रिपोर्ट जो आई उसमें 40 लाख नौकरियां चली गई, कितने सारे उद्योग 18 लाख उद्योग धंधे बंद हो गए। ये सब क्या है, कौन सा आंकड़ा है, कौन सा डाटा, यही तो बताने का प्रयास कर रहा हूं। और ऐसे ही बात करूंगा, ऐसे और किस तरह से बात करे आदमी कि भैया आपने बोला था वचन पत्र, आपने पूरा जुमलों का जो पत्र लेके आए थे उसके हिसाब से जनता ने आपको विश्वास दिया। अब आप बताइए ना कि महंगाई क्यों कम नहीं की आपने, पेट्रोल का रेट कहां कम कर दिया आपने, 2 करोड़ रोजगार आपने कहां पर दे दिए, किसानों की आय कहां दुगनी हुई, 100 दिन में काला धन कहां है? इनका जवाब इनके पास है ही नहीं, इसलिए ये चर्चा से बचने के लिए जवाब ले लेते हैं। हालांकि वो कह रहे किसान गेहूं खरीदी का जो 2700 का वादा किया था वो 2600 में कर रहे हैं, अगले साल तो और बढ़ जाएगा, यानी कि तो 2700 से ज्यादा ही हो जाएगा, उससे अधिक हो जाए। अजय जी जी प्रीशिता जी, 2 प्रश्नों के उत्तर मुझे लगता है पवन जी दे दे। एक तो ये बता दें कि 2014 के पहले इलेक्शन कमीशन में कमिश्नर की नियुक्तियां कैसे होती थी। दूसरा, इन्होंने पेट्रोल का आंकड़ा बताया तो मैं आपको बताता हूँ, 2004 में 33.71 रुपीज पेट्रोल का प्राइस था। 2014 में जब यूपीए 2 की सरकार गई तब पेट्रोल का प्राइस था 73.16 रुपीज। 2024 में हम आंकड़ा गिना रहे हैं 97 रुपीज। अब परसेंटेज ऑफ इंक्रीज को आप ध्यान लीजिए, मैं आंकड़ों के साथ में बात कर रहा हूँ ना प्रवीण जी। 2004 से 14 में 117% बढ़ता है और 2014 से 2024 32% बढ़ता है। स्टैटिस्टिक्स को भी देखने की आवश्यकता है। स्टैटिस्टिक्स यदि देखेंगे तो कांग्रेस के यूपीए 1 और यूपीए 2 की कार्यशैली में डीजल के प्राइसेस भी आपको इसी प्रकार से बता तो बताओ कि जो 155% आपको सरकार में बढ़ा और मात्र 17 पे वापस आ जाते हैं। बजट पर वो कंपैरिजन पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया आपने, कंपैरिजन का किताब लेकर आंकड़ों पे बात नहीं करते हैं आप, पैरामीटर कुछ देखते नहीं है, महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई 8.7% मनाने वाले लोग मात्र 5 पॉइंट। ठीक है पवन जी, अब पवन जी 1 मिनट शांत जबरदस्ती जवाब ले लेते पेश कर रहे हैं। ठीक है पवन जी, अब पेट्रोल का रेट कम नहीं, सब महंगाई कम नहीं है, महंगाई ठीक है। अब आपस में बजट पे चर्चा करेंगे, बजट पे अजय जी। जी, मध्य प्रदेश के बजट को आप अगर समग्र रूप से देखिए, 23,000 करोड़ का बजट हुआ करता 2003-04 में। आज हमारे एक विभाग का बजट उससे अधिक है। आज मध्य प्रदेश का बजट 4,25,000 करोड़ है। 78,000 करोड़ रुपए का बजट में लेकिन 85,000 करोड़ रुपए का हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो प्रीशिता जी, जिस किसी व्यक्ति को इकोनॉमिक समझता है, जिस किसी को अर्थशास्त्र समझता है, वो व्यक्ति ये स्पष्टता के साथ में बता पाएगा कि जो राज्य अपना फिस्कल डेफिसिट से अधिक अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो राज्य आज अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है, वो राज्य विकसित बनने की श्रेणी में है। यह नॉर्मल इकोनॉमिक में मुझे लगता है राहुल गांधी जी की कांग्रेस को नहीं समझेगा। पवन जी
ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे, अभी इनका जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था 40% नौकरियां घट गई, क्या उस चीज को नहीं मानते हैं? भूखमरी के पायदान में हम रोज नए आयाम गढ़ते जा रहे हैं, उस चीज को नहीं मानते हैं? 11% जो बोला था कि ग्रोथ बता रहे हैं और अब वैकेंसी नौकरी का कुछ और ही बता रहे हैं। ये हम इनसे ये चीज पूछने जा रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, ये 2003 की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं सिंपल सी बात बता दो भैया कि पहले पेट्रोल का रेट क्या था, अभी पेट्रोल का रेट क्या है? शिवराज सिंह चौहान जब 50 पैसे बढ़ता था, 5 पैसे बढ़ता था, शिवराज कमलनाथ जी के समय तो साइकिल चलाने की नौटंकी करते थे। आज पेट्रोल के रेट की बात नहीं करेंगे। 50,000 करोड़ रुपए आपने कर्जे के उसके ब्याज देने के लिए आपने रखा है, उसकी बात नहीं करेंगे। जबरदस्ती की नौटंकी मचा, 2 करोड़ रोजगार आपने दे दिया। ऐसा कोई जिला है जहां बेरोजगार ना बैठे हो? एग्जाम दिला दोगे, उसकी रिजल्ट आएगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। अब ये तुलना करेंगे। अरे हम कहते कांग्रेस ने तो आपने बड़ा पानी पी पी के बोला कि कांग्रेस ने बड़ा गलत किया। अब अपनी बात तो बता दो, जो आपने वचन पत्र में दिए थे, जो अपने जुमले पत्र में दिए थे, 3,000 रुपए लाडली बहना को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है? क्यों आपने क्या ओंकारेश्वर में भी महाकाल टाइप घोटाला करने के लिए बोला? जैसे ओंकारेश्वर में घोटाला, महाकाल में घोटाला किया, बजट में प्रावधान किए गए पवन जी की ये उद्योग स्थापित होंगे, भर्तियां होंगी, 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, नियुक्तियां। सुनिए, पिछले इन्वेस्टर मीट में इन्होंने 40 एकड़ लैंड पीथापुर में अलॉट की थी बाबा रामदेव बाबा को। अभी बता दें कि उसमें 1 रुपए का रोजगार मिला हो तो फिर से उन्होंने 432 करोड़ 32 एकड़ लैंड फिर से अलॉट कर दी। वो अनिल अंबानी को पहले दिया चारपुरा में धीरू भाई अंबानी नाले सिटी बनने के लिए, उसमें कितना रोजगार हुआ, फिर अनिल अंबानी को दे दिया। अरे तमाशा मचा हुआ, ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। ये जितना देंगे, चाहे उज्ज्वला की बात कर लो, चाहे बेरोजगारों की बात कर लो, चाहे किसानों की बात कर लो, चाहे ओबीसी की बात कर लो, हर वर्ग को ठगने का प्रयास करते हैं। कौन पूछे इनसे कि बाबा रामदेव को सदन में चर्चा हो रही। पवन जी इसका जवाब और दे दीजिए, फिर अजय जी से जवाब ले लूंगी मैं। सदन में चर्चा हो रही है इन मुद्दों पर? नहीं, सदन में चर्चा कैसे करें जब ये सदन में चर्चा प्रश्न जो उसका प्रोसेस है उसमें लेते ही नहीं है। आपने वहां देखा इतने सारे सांसदों को निलंबित कर दिया। सदन में चर्चा करने की बात करेंगे, यहां चर्चा करने की बात करेंगे तो उस प्रश्न को लेते ही नहीं है। वो प्रश्न जब बहुत भारी होगा तब वो आकलन होगा, तब उसको पास करेंगे कि इसमें चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तार्किक में हो चाहे अतार्किक में, जवाब ले लेते हैं आप चर्चा से भाग रहे हैं उस प्रश्न का वजन नापने का। अजय जी। इशिता जी, विधानसभा का अब तक का जितना भी कार्यसूची है जो सारी पब्लिक डोमेन में है, कांग्रेस के विधायक दोनों के प्रश्न, माननीय मंत्री दोनों के उत्तर, ये आप सब देख सकते हैं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस का जवाब आप सुन सकते हैं। तो ये सारी कार्रवाइयां पब्लिक डोमेन में है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस भाग नहीं सकती मध्य प्रदेश की जनता को उत्तर देने के लिए। कांग्रेस ने विगत 4 दिनों में जितने दिन सत्र चला सिर्फ हंगामा खड़ा किया। एक भी सार्थक अगर कांग्रेस ने विषय उठाया तो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी यहाँ अभी हमारे सामने रखते। ठीक है, योगीराज जी का रुख करूंगी। योगीराज जी, कैसे देखते हैं आप, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? दोनों प्रवक्ताओं को सुन ही रहे थे और बजट सत्र में जो चल रहा है वो भी हम देख ही रहे हैं। देखिए, एक बात ये है कि ये जरूरी नहीं कि विपक्ष सवाल ही लगाए तब आप जवाब दें। ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। लोग ये जानना चाह रहे हैं सौरभ शर्मा के पास जो 52-54 किलो सोना था वो कहाँ है, वो किसका है, वो बताए सरकार। अब आप ये कहते हैं कि साहब वो हमने कार्रवाई की, वो तो हमने इतिहास रच दिया। तो कार्रवाई तो सरकार ही करती है ना, पर ये निष्पक्ष दूध का दूध पानी का पानी करने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं उठा रहा विपक्ष, तो सवाल ही नहीं उठा रहा। लेकिन क्या सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं मानती क्या? इसको भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात सरकार करती है, वो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इकोनॉमी की आप बात करें, हर साल 10% से ज्यादा कर्ज हो रहा है। वो ये आंकड़े कब आए? अब ये 4 साल 40% के आसपास कर्ज बढ़ गया। 25% से ज्यादा कर्ज होता तो वो इकोनॉमी डूब जाती। ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं। अब इस बारे में कोई सोच रहा है क्या? दूसरा, ये बात सही है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार कर्ज ले सकते हैं, लेकिन ये हैबिट ही बना लिया आपने कि हमें तो लेना ही लेना है। इस पर भी लगाम लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए बहुत इंटेलिजेंटली और प्रदेश के विकास की बातें करते हो। ये बात सही है, आप विपक्ष को आप नेस्तनाबूद कर देंगे, विपक्ष के सवालों को आप भले ही जवाब न दें, लेकिन ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो उतना ही कर्ज ले, वो उतना ही भ्रष्टाचार को अनुमति दें। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप इंतजार मत करिए कि साहब कोई आपसे सवाल पूछेगा जब आप जवाब दें, आप खुद भी जवाब दें। आप ये बताएं कि देखिए साहब है, हालांकि सरकार के पास बताने के लिए बहुत कुछ कि साहब हमने 20 साल में इतना किया, लेकिन फिर भी यदि आप 0 टॉलरेंस की बात पिछले 15 साल से कर रहे हैं तो ये भ्रष्टाचार हुआ कैसे? बिल्कुल, ये सौरभ शर्मा पैदा कैसे हुए? ये 2-3 जो बड़े घोटाले हुए, ये घोटाले हुए कैसे? ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। तो इन पर लगाम लगनी चाहिए। विपक्ष सवाल पूछे ना पूछे, ये विपक्ष
को जनता उसका हिसाब करेगी। लेकिन ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, बाबा ये अनिल अंबानी को जमीन दी थी, शिवराज सिंह चौहान के जमाने में उनको जमीन दी गई थी, क्या किया आपने उसका, ये जनता जानना चाहती है। या कोई भी इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में आता है, आपने दिल खोल के उसके लिए आपने दरवाजे खोल दी उसके लिए। अब वो क्या कर रहा है यहाँ के, उस जमीन पर उसने क्या किया, उसमें प्रोडक्शन कब से शुरू होगा, ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। आपने इन्वेस्टर मीट की, बहुत अच्छी बात है, जमकर निवेश आया, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब ये आपकी उत्तरदायित्व और ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल, हमने साहब 30 लाख 32 लाख करोड़ का निवेश हम लेके आए, अब आपको बताना पड़ेगा। अब 1 साल हो गया, कितना धरातल पर उतरा, हाँ कि कितना आपने धरातल, आपको 1 साल हो गया मोहन सरकार को भी, मतलब अपन पिछले 15 साल की बीजेपी की सरकार की बात भी ना करें, तो ये अब चुनौती सरकार के पास ज्यादा है। ठीक है, समय को ध्यान में रखेंगे। पवन जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे कि 5 बैठकें और होनी है, किस तरह की तैयारी, विपक्ष की कौन से मुद्दे आप सुनाई देंगे और बजट पर भी चर्चा होनी है? आम जनता के जो हित के मुद्दे हैं उनको हम हमेशा उठाते रहेंगे, भले इनके तराजू में उस प्रश्न का वजन ना हो, लेकिन जनता के नजर में उसका वजन होगा और संविधान में जो उस चीज का महत्व होगा। ये भले कितनी हर तानाशाह का एक न एक दिन अंत हुआ है, कि जितना झूठ जितना फरेब कर ले, एक दिन जनता ही वो समझ में आने लगा है। पहले भी आया, तभी इनकी 400 पार की हवा निकल गई। तो हम इसी दिशा में आम जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। चलिए ठीक है, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, 5 बैठकें और होनी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष अपने कितने तीखे तेवर दिखाता है और सत्ता पक्ष के पास विपक्ष के सवालों के कितने जवाब होते हैं। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।